सामान के तोड़फोड़ और लोगों की चीखने की आवाज सुनकर पार्टी से लोग भागते हुए आए और वीर को इस तरह सबको मारता देख वीर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त वीर गुस्से से इतना आग बबूला हो चुका था कि उससे एक को काबू करने के लिए 8 से 10 लोगों को उसे पकड़ना पड़ा। वो तब भी शांत नहीं हो रहा था और लगातार उन सब पर गुस्सा होते हुए कह रहा था, मैंने कहा था, अब मैं उस शब्द का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने कहा था कि मैं उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं उसे सच में चाहने लगा हूँ। कहा था मैंने कि मत बताओ उसे कुछ। कहा था मैंने, कहा था मैंने, कहा था मैंने, कहते हुए वीर बेहोश हो जाता है। सभी ने बेकाबू वीर को पकड़ रखा था। उसे उठाकर साइड में लिटा दिया गया। एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। जहां इस वक्त एक पार्टी था, अब इस हॉल में एम्बुलेंस की कतार खड़ी थी। एक एक करके एम्बुलेंस में वो सारे दोस्त और वीर एक के बाद एक हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। जंगल में लगे आग की तरह ये खबर मीडिया और ट्रेंडिंग न्यूज में आने लगी थी। वीर मल्होत्रा ने अपने ही दोस्तों को मार मार कर जख्मी कर दिया। वीर मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट। वीर मल्होत्रा ने एक लड़की के लिए अपने दोस्तों को मारा। वीर मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड ने उसको डंप कहा। वीर मल्होत्रा गर्लफ्रेंड का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जाने कितने ही हेडलाइन कुछ ही देर में ट्रेंड करने लगा। वीर एक प्लेबॉय के रूप में इंडस्ट्री में जाना जाता था। उसका गुस्सा और रूडनेस सब जानते थे। उधर इन सब चीज़ों से अनजान आयत अपने आप को किसी तरह से रोके हुए चंदन के कार में बैठी हुई थी। वो चंदन के सामने रोकर अपनी बेइज्जती का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहती थी और चंदन भी जानता था कि कुछ तो बात है। लेकिन इस वक्त वो आयत से बात करता तो शायद आयत रो देती। वो भी रोना नहीं चाहती थी। ये चंदन अच्छी तरह से समझ रहा था। तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ तुम्हारे घर के आसपास कहीं। चंदन ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ और थैंक्स मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। अब तक आयत का घर आ चुका था। चंदन उसे उसके घर के पास ड्रॉप करता है। वो उसके साथ अंदर आने ही वाला था कि आयत उसे रोकते हुए कहती है, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और डोंट वरी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। चंदन मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। कहकर उसने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुएग के एडमिट होने की खबर उसके पापा को मिल चुकी थी। राघव ठक्कर एक बहुत बड़ा नाम था। सुएग उनका इकलौता बेटा था। वो इस वक्त अपने घर पर ही थे जब किसी ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि वीर मल्होत्रा ने अपने दोस्तों के साथ मारपीट की है और उन दोस्तों में सुएग भी शामिल था। राघव ठक्कर अस्पताल के लिए निकलते हैं अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ। जब वो अस्पताल में सुएग के कमरे में गए तो सुएग को देखकर हैरान रह गए। उसके पाँव में फ्रैक्चर था और वो अभी बेहोश अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसके दोनों पैरों पर प्लास्टर लगाया गया था। ये वीर मल्होत्रा कहाँ है? राघव ठक्कर गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखकर बोले। डॉक्टर सर झुकाकर बोले, दूसरी वार्ड में उसे भी एडमिट किया है। उसका बीपी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शायद दिमागी प्रेशर है, इसलिए बेहोश हो गया था। अभी भी बेहोश है। कहाँ है वो? कहकर राघव ठक्कर डॉक्टर की कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। डॉक्टर वीर के वार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोले, उस तरफ। राघव ठक्कर डॉक्टर का कॉलर को छोड़कर वार्ड की तरफ बढ़ते हैं। वो अंदर घुसते हैं उससे पहले कि 6-7 काले कपड़ों में आदमी आकर उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं। राघव ठक्कर ने उन आदमियों के शर्ट पर लगे हुए लोगों को देखा। व्हाइट कलर से शर्ट पर वीएम लिखा हुआ था। राघव ठाकुर समझ चुका था कि वो वीर मल्होत्रा के सिक्योरिटी गार्ड है। उसने उन सब की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के इस वक्त दरवाजे के पास रास्ता रोके खड़े थे। वो पलट कर पीछे मुड़कर जा ही रहा था कि सामने से राजवीर और माही आते दिखाई दिए। दोनों के चेहरे की घबराहट देखकर राघव समझ चुका था कि शायद इन्हें अब तक सारी हकीकत नहीं पता चला है। राघव ठक्कर राजवीर की ओर बढ़ गया। बहुत आग है तुम्हारे बेटे में, लेकिन इस बार उसने गलत इंसान में भिड़ गया। राघव ठक्कर ने राजवीर के सामने खड़े होते हुए कहा, देखो ठक्कर, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मैं वीर से बात करता हूँ। राजवीर उसके साइड से निकलते हुए बोला, इस बार छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे बेटे को, तुम बचा नहीं पाओगे उसे। राघव ठक्कर गुस्से से चिल्लाया, अगर वीर ने गलती की है तो। राजवीर बोल ही रहा था कि राघव ठक्कर बीच में ही बोला, तुम्हारा बेटा गलत कर चुका है, अब तो तुम भगवान से उसके लिए प्रार्थना करो। राजवीर राघव ठक्कर के कॉलर को पकड़कर बोला, ये धमकी तुम किसी और को देना। अभी भी मैं वही राजवीर मल्होत्रा हूँ जो तुम्हें घुटनों पर लाने का हिम्मत रखता है। माही राजवीर को पकड़कर पीछे खींचती है। राजवीर अभी वीर के पास चलते हैं। दोनों
वीर के वार्ड में आए। वीर अभी भी बेहोश था। एक डॉक्टर वहां बैठा था जो शायद वीर को मॉनिटर कर रहा था। कैसा है वीर? माही घबराते हुए बोली। बीपी हाई हो गया था, शायद ज़्यादा स्ट्रेस था इन्हें। डॉक्टर उठकर खड़ा होते हुए कहता, स्ट्रेस? वीर को स्ट्रेस? किस बात का? राजवीर बोलते हुए गार्ड्स की ओर देखता है। गार्ड सर झुकाए खड़े थे। तुम लोगों को क्यों रखा है मैंने? क्या हुआ था? राजवीर गार्ड से पूछता है। सर, वीर सर ने अपने साथ आने से मना किया था। गार्ड ने सर झुकाए ही कहा। और तुम लोग बैठ गए चुपचाप? माही चिल्लाकर बोली। गए थे उनके पीछे, पर हम बाहर थे। हमने वीर सर और आयत मैडम को बाहर आते देखा था। दोनों में कुछ अनबन हुई है शायद। और अभी न्यूज़ में, कहते हुए उस गार्ड ने अपना मोबाइल माही के आगे कर दिया। न्यूज़ चैनल से लेकर ऑनलाइन साइट्स पर अभी खबर ट्रेंड कर रहा था। माही वहां सोफे पर बैठकर सब देखने लगी। आयत अपने बेडरूम में बैठे अपनी माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए जोर जोर से रो रही थी। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था उसका। उसने कभी किसी को अपने इतने करीब आने ही नहीं दिया था कि कोई उसके साथ विश्वासघात करता, या वीर ने ही उसे कभी किसी के करीब जाने नहीं दिया। वीर के साथ बिताया हुआ एक एक पल इस वक्त उसे एक छलावा लग रहा था। अपने आप को जितना समझती कि बस बीर तो ऐसा ही है, वो तो हमेशा इसी तरह आयत को रुलाता रहता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा उसे पिछले 15-20 दिनों की यादें याद आती हैं। इन दिनों में वीर ने इतना ज़्यादा उसे प्यार दिया था कि एक पल को भी आयत ने ये नहीं सोचा था कि वीर उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। अक्सर इंसानों को समझने वाली आयत कैसे वीर को पहचानने में गलती कर गई, इसके लिए वो आज भी अपने आप को कोस रही है। उसे तो आज पार्टी में जाने तक वीर की आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार ही नजर आ रहा था। एक पल को भी कहाँ उसके दिमाग में यह आया कि वीर का प्यार उसकी आंखों का धोखा था, या ये धोखा नहीं था। वीर सच में चाहने लगा था उसे, और इसलिए वो सच्चा प्यार आयत को दिखाई देता था। कारण जो भी रहा हो, इस वक्त पूरी दुनिया में आयत वीर की गर्लफ्रेंड के नाम पर फेमस हो चुकी थी। इस बात से अनजान आयत लगातार अपनी माँ की तस्वीर को पकड़े रोई जा रही थी, और वीर से मन ही मन जाने कितनी ही शिकायत कर चुकी थी। यहाँ अस्पताल में माही सब पढ़ने के बाद उस गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, क्या सब सच है? जी मैडम। सैम सर गए हैं पता करने के लिए, और ये सारी चीज़ भी उन्होंने ही भेजी है। कुछ और प्रूफ के साथ वो आपसे मिलेंगे। फोन माही ने राजवीर की ओर बढ़ाया। राजवीर ने बस एक झलक उसे फोन के देखा और गार्ड को उसका फोन लौटाते हुए बोला, आयत कहाँ है? होटल से निकल गई थी। वीर सर शायद उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम दूर होने के कारण नहीं सुन पाए उनकी बातें, पर सर उन्हें रोक रहे थे। आयत मैडम चंदन सर के साथ चली गई। माही झट से उठकर खड़ी होते हुए बोली, आयत कैसी है? पता नहीं वो बच्ची कैसी होगी। एक बार माही ने वीर की तरफ देखा और फिर जाकर राजवीर के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। शांत हो जाओ माही, वीर उठेगा तो हम उसके बाद पूछते हैं ना। मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है राजवीर? माही रोते हुए बोली, मैंने तो कभी उसे प्यार में धोखा देना सिखाया ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया? माही, हमें अभी वीर की बात सुननी है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम मीडिया की खबरों पर अपने बेटे के बारे में कोई राय नहीं बना सकते हैं। माही राजवीर से अलग होकर उसे अपने से दूर धकेलते हुए कहती, अभी भी आपको आपके बेटे की बात सुननी है? आपको समझ में नहीं आ रहा है उस नन्ही सी बच्ची के साथ आपके बेटे ने क्या किया? माही ने गार्डों की ओर देखते हुए कहा, बाकी बच्चे कहाँ हैं जिनके साथ वीर की लड़ाई हुई? मैडम सभी एडमिट हैं। मेजर इंजरी तो किसी को नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चोट लगभग सभी को आई है। यहाँ तक कि उसमें 4 लड़कियां भी हैं। एक बॉडीगार्ड बोला, आपका बेटा अब लड़कियों पर भी हाथ उठाया है। अब क्या कहेंगे राजवीर? माही राजवीर को बोली। राजवीर वीर की तरफ देखते हुए खड़ा था। शायद एक बार उसने भी माही का दिल दुखाया था। शायद यही सोचकर इस वक्त वीर की ओर देख रहा था। राजवीर माही की बात तो सुन भी रहा था, इसका मतलब भी समझ भी रहा था, लेकिन कोई जवाब अब तक उसने नहीं दिया। माही राजवीर के इस तरह से नज़रअंदाजी पर और ज़्यादा नाराज हो जाती है। मुझे उन बच्चों के पास लेकर चलो, माही ने उस गार्ड से कहा, और उनके साथ बाकी सभी से मिलने के लिए निकल गई। रणबीर के वार्ड में इस वक्त विजय और मोनालिसा दोनों बैठे हुए थे। वो तो एम्बुलेंस के साथ ही आ गए थे क्योंकि उनके बेटे का ही बर्थडे था। पार्टी में इतना सब कुछ हुआ तो एक तरह से चश्मदीद की तरह थे।
माही को देखते ही मोनालिसा गुस्से से खड़ी होकर माही की तरफ बढ़ने लगी। तभी दो गार्ड माही के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। मोनालिसा चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा बेटा पागल हो गया माही। क्या अपने दोस्तों के साथ कोई इस तरह से लड़ाई करता है? मोना, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं समझ सकती माही। मेरे बेटे का जन्मदिन था और वो एडमिट है अस्पताल में। इस वक्त तो अपनी कैरियर की पीक पर है और उसके चेहरे पर इतने सारे चोट आई हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 महीने तक कुछ काम नहीं कर सकता है। क्या एक दोस्त ऐसा सजा देता है अपने दोस्त को? विजय, माही विजय जी की ओर देखते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी। विजय कुछ कहता, लेकिन मोनालिसा उसकी तरफ हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए इशारा करती है और माही से कहती है, तुम्हारे सॉरी से कुछ ठीक नहीं होने वाला है माही। अभी मैंने सुना है कि वीर भी एडमिट है। उसे होश में आने दो, उसके बाद उसे पता चलेगा कि उसने किसी पर हाथ उठाया है। तुम इस तरह से धमकी नहीं दे सकती मोनालिसा। तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ मैं, पर तुम मुझे इस तरह से धमका नहीं सकती हो। माही, तुम्हारे बेटे ने किसी राह चलते लोगों पर हाथ नहीं उठाया है। यहाँ के एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियंस, स्टार और बिजनेसमैन के बच्चे हैं ये सब। इन 12 लोगों में 10 ऐसे हैं जो पूरी सरकार को गिराने का दम रखते हैं। माही बिना कुछ कहे मोनालिसा को बोलते हुए छोड़कर कमरे से निकल गई। वो दूसरे कमरे में गई तो वो अंदर नहीं जा पाई। ये सभी बिजनेस के हाई क्लास के वो लोग थे जो पार्टी में एक दूसरे को मिलते थे, हाय हेलो तो करते थे। पर इस वक्त क्योंकि वीर गलत था, माही को हर जगह सिर्फ सुनना ही था। माही सभी के कमरे में एक एक बार बाहर से झांक कर जब वो वीर के कमरे में आई तो राजवीर बोला, स्वागत किया किसी ने तुम्हारा? राजवीर, माही गुस्से से बोली, अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर तुम दूसरे बच्चों के पीछे पड़ी हुई हो क्योंकि आपके बेटे ने पीटा है उनको। ये इस तरह से कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा हाइपर हो गया। तुम्हें इस बच्चों की तकलीफ दिखाई दे रही है? उसने उन लोगों को मारा ये दिखाई दे रहा है? तो मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का है जिसे मुश्किल से सर्दी खांसी बुखार होता है, ऐसा क्या हुआ उसका बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया? क्यों अब तक बेहोश है? माही, शायद मैं तुम्हें गलत लगूं, लेकिन मेरा मानना है मैं पहले मेरे बेटे की बात सुनूंगा, कहाँ क्या गलती हुई है देखूंगा, और तब तक मैं अपने बेटे को किसी को हाथ भी नहीं लगने दूंगा, किसी को भी। राजवीर, मुझे धमकाइए मत। राजवीर माही से मुंह फेरकर वीर की तरफ घूमकर बैठ गया। माही वहां खड़े वीर को ही देख रही थी। राजवीर जो कि वहां पर एक चेयर पर बैठा हुआ था, उसकी नजरें इस वक्त वीर पर थी और पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। माही आगे बढ़ने लगी और बाहर जाने लगी तो राजवीर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। माही पलट कर राजवीर की ओर देखती है। राजवीर उसे खींच कर अपने पास बिठाते हुए बोला, क्या हुआ? और डांटना है आपको मुझे? राजवीर माही के हाथ छोड़कर उसके कंधे पर हाथ रख थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, डांट नहीं रहा हूं माही, समझा रहा हूं। वीर ने बहुत बड़ी गलती की है, पर इस वक्त वीर को अकेला नहीं छोड़ सकते। आपने और माओ के आंसू नहीं देखे जिसके बच्चों को भी इसने तकलीफ पहुंचाई है वीर ने। शायद मैं तुम्हारे जितना इमोशनल नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं। मैं सबसे बात कर लूंगा। तुम्हारा बेटा भी इतना मेच्योर है कि एक बार ये होश में आ जाए तो सब हैंडल कर लेगा। बस तुम अभी कहीं मत जाओ, हमारी ज़रूरत अभी वीर को है। और आयत को माही राजवीर की तरफ घूमकर बैठते हुए बोली। राजवीर अपनी नज़र अब तक वीर पर बनाए रखी थी। वो माही की ओर देखकर कहता है, आयत को भी, दोनों हमारे बच्चे हैं। मैं जाऊं आयत के पास? आयत के साथ बहुत गलत किया है वीर ने, जानता हूँ, और उसके लिए हम सज़ा देंगे अपने बेटे को। राजवीर ने माही को समझाया। क्या हमारे सज़ा देने से फिर से सब ठीक हो जाएगा? क्या आयत भूल जाएगी ये धोखा जो उसे वीर ने दिया है? राजवीर माही की इस बात पर कुछ नहीं बोल पाया। वो नज़र झुकाकर माही के हाथों को देखते हुए बैठा था। उस बच्चे ने प्यार किया आपके बेटे से। हमारे बेटे ने उसके विश्वास को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि आपने सुना, उसने उसकी औकात बताने की बात कर रहा था। कहाँ गलत हो गई मैं अपने बेटे को सही परवरिश देने में? माही का गला भर आया। माँ बाप अपने बच्चों को गलत परवरिश नहीं देते माही, हम सब अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, पर कुछ तो बच्चों की अपनी भी सोच समझ होती है ना। राजवीर बोलते वक्त लगातार माही के बाजू को सहला रहा था क्योंकि माही अब रो देगी।
अब रो देगी ऐसा लग रहा था। डॉक्टर आते ही माहिर राजवीर दोनों उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर ने वीर को चेक किया। राजवीर डॉक्टर से बोला, ऐसा क्यों है डॉक्टर? वीर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। हमें तो याद भी नहीं उसे लास्ट टाइम बीमार कब हुआ होगा, और अचानक इस तरह से 4 घंटे से बेहोश पड़ा है। मिस्टर मल्होत्रा, हम अपनी फिजिकल हेल्थ से तो अपने आप को फिट रखते हैं, पर हम अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर उस हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा इमोशनल या मेंटली फिट नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त उनके इमोशनली और मेंटली कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया है। उन्हें शायद उनके इस वाइल्ड बिहेवियर के पीछे यही कारण रहा हो। बाकी बच्चे कैसे हैं? राजवीर एक बार माही को देखने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं। सभी ठीक हैं। श्वेत ठक्कर को सबसे ज़्यादा चोट आई है। बाकी सभी 2 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, मोनालिसा बता रही थी कि उसके फेस पर काफ़ी चोट लगी है, माही ने कहा। वो भी बिल्कुल ठीक है, पर वो एक एक्टर है और उनके फेस की स्वेलिंग को जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाकी हम सभी को 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे। वीर को भी आप ले जा सकते हैं, बस इन्हें एक बार होश आ जाए। डॉक्टर के जाने के बाद माही राजवीर से बोली, मैं घर जाती हूँ और एक बार आयत को देख लेती हूँ। पता नहीं वो कैसी होगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, राजवीर माही से कहता है और फिर उसे गले में लगाते हुए बोलता है, और सॉरी मैंने तुमसे इस तरह से बात की। आप अपने बेटे के लिए प्रोटेक्टिव हैं, मैं जानती हूँ। माही राजवीर के पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी प्रोटेक्टिव हूँ। तुम जिस तरह से लोगों से मिलना चाहती हो, तुम जानती हो ना, जो टेंशन इस वक्त सब गुस्से में है। राजवीर ने माही को छोड़ अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। तुमने सुना ना, सभी बच्चे ठीक हैं। और फिर तुम्हारा जादूगर बेटा है ना, इसे होश में आने दो, सभी इससे ही ठीक करवाएंगे, कहकर राजवीर मुस्कुरा दिया। सब कुछ ठीक नहीं होगा राजवीर, सब कुछ ठीक नहीं होगा, कहकर माही कमरे से बाहर निकल गई। राजवीर जानता था माही सही कह रही थी। शरीर पर लगी हुई चोट को तो डॉक्टर ने देख लिया और उसका इलाज कर दिया, लेकिन जो चोट आयत के मन और आत्मा पर लगा होगा, उसे भर पाना आसान नहीं होगा। और शायद इसीलिए राजवीर ने माही को आयत के पास जाने से रोका भी नहीं। माही अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए इसी कसमकस में थी कि किस तरह से आयत का सामना करेगी, कैसे उसे कहेगी कि उसके ही बेटे ने आयत को इतने सारे तकलीफ दिया है। गेट के पास गाड़ी रोकती है। जैसे ही अपनी कार से बाहर निकली, आयत के घर के पास बैठा हुआ गार्ड दौड़ते हुए आगे आया। हेलो मैम, आप इतनी रात को? माही ने अपनी घड़ी में देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। एक्चुअली आयत से कुछ काम था, मैं मिलकर आती हूँ, कहकर माही आयत के घर की ओर बढ़ने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने आवाज़ देते हुए कहा, पर बिटिया घर पे नहीं है। क्या? कहाँ गई? माही ने पलटते हुए कहा, ये तो हमें नहीं पता, पर अभी 1 घंटे पहले बैग पैक करके यहाँ से चली गई हैं। हमने पूछा भी, बिटिया इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो बोली, आप घर का ध्यान रखिएगा, आपकी सैलरी भिजवा देंगे। माही को बहुत हैरानी हुई। वो बोली, उसने कुछ तो बताया होगा, कहाँ जा रही है और सैलरी भिजवाने के बाद मतलब ज़्यादा दिनों के लिए गई है क्या? हम नहीं जानते मैडम, घर के नौकरों को भी बिटिया ने छुट्टी दे दी है, हम सिक्योरिटी गार्ड ही रहेंगे यहाँ पर। माही अपनी कार से टिक कर यूं ही खड़ी होकर आयत के घर को देखने लगी। इतने सालों में ये तो अच्छी तरह से जानती थी कि आयत का अपना कोई नहीं जिसके पास वो जा सके। यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत पर भी उनका कोई रिश्तेदार नहीं आया था। उसने राजवीर को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। राजवीर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं पता करता हूँ। अभी 1 घंटे पहले निकली है, मतलब ज़्यादा आगे नहीं गई होगी। राजवीर फ़ोन कट करता है और अपने कुछ लोगों को कॉल करके आयत के बारे में पता करने के लिए कहता है। परेशानी अब तक दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अब आयत कहाँ है किसी को नहीं पता था। यहाँ वीर भी अब तक होश में नहीं आया था। सुबह के 8 बजे आयत चिल्लाते हुए वीर जैसे नींद से जागा हो। माही और राजवीर इस वक्त वहाँ मौजूद थे। दोनों झट से वीर के दोनों तरफ आकर बैठ गए। आयत बोलता हुआ वीर राजवीर को देखते ही उसके गले लग गया। वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था। डैड, मैंने गलती की, मैंने उसे बहुत हर्ट किया। राजवीर ने उसे अपने सामने करते हुए बैठाया। वीर राजवीर की आंखों में देखते हुए बोला, उसकी आंखें मुझे डरा रही हैं। उसकी आंखें जिस तरह से मुझे देख रही थी, कहते हुए वीर कांपने लगा था।
माही बिस्तर से खड़े होते हुए बोली, जब दिल तोड़ रहे थे तब समझ नहीं आया था। अब जाकर वीर की नज़र माही पर पड़ी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। माही उससे थोड़ा सा दूर हो गई। मॉम, आई नीड यू, वीर ने आवाज़ दी। माही अपने बेटे की आंखों में देख सकती थी कि उसे सच में अपने किए का पछतावा है। वो 2 कदम आगे आई, वीर के माथे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, क्यों वीर, क्यों? प्यार खेल कब से हो गया? नहीं मॉम, खेल नहीं था। अपने दोस्तों के बीच में अपने गुरूर के लिए भले ही मैंने हाँ कह दिया था, लेकिन ना तो उससे दोस्ती झूठा था और ना ही प्यार। मैं तो उसी दिन पीछे हो चुका था जिस दिन पहली बार उसने मेरी हथेली पर हाथ रखकर फ्रेंड कहा था। सबको मैंने फ़ोन करके कहा कि मैं अब शर्त हार रहा हूँ। प्लीज़ कोई आयत को मत बताना ये बातें। पर वो मेरे दोस्त होकर ऐसा कैसे कर सकते थे? वीर इस वक्त बिस्तर पर बैठा था जबकि माही इस वक्त खड़ी थी। वीर माही से लिपटकर माही के कंधे पर सर रखते हुए बोला, धोखा नहीं दिया था मॉम। मैं सच में प्यार करता हूँ। बस उसे कह नहीं पाया और इसलिए डर भी लगता था। मैं हमेशा उसे कहता था, रणविजय से बात मत करो, वरुण से दूर रहो। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। राजवीर वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, और अपने दोस्तों के साथ इस तरह से मारपीट कौन करता है? वीर माही को छोड़कर राजवीर को देखने लगा। राजवीर ने फिर से डांटते हुए कहा, दोस्तों से नाराजगी समझ में आती है, पर इस हद तक वाइल्ड हो गए? टूट गया था रैग। वीर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, पार्टी में जाने के बाद भी मैं एक एक करके सबको रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई आयत को हमारे शर्त के बारे में नहीं बताए। सबसे कहा था मैंने, आई लव हर, और अगर मैंने उसे सच बताया तो मैं उसे खो दूंगा। इसलिए प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। और आपको पता है, इन सब के बावजूद उन सभी ने आयत के सामने इस बात को न सिर्फ कह दिया बल्कि ये भी कहा कि मैं उसकी औकात 1 रुपए की रखी है। गलत तो नहीं कहा था उन्होंने? माही ने नाराज होते हुए बोला। नहीं कहा था गलत, माही बोली। मॉम, आपके एनिवर्सरी के दिन से मैं वो शर्त भूल गया था। उसके बाद जो भी हुआ, कुछ भी शर्त के लिए नहीं हुआ। मैं जाकर माफ़ी मांगूंगा उससे और मैं मना लूंगा उसे। कहाँ जाओगे तुम? माही व्यंग के साथ मुस्कुरा कर बोली। वीर माही की ओर देखने लगा। माफ़ी मांगने के लिए आयत तो होनी चाहिए ना तुम्हारे सामने। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? वीर ने कहा। राजवीर माही से आंखों ही आंखों में ना कहता है। माही राजवीर को देखती है, फिर वीर को देखती है। आयत जा चुकी है। कहाँ? वीर चौंकते हुए कहता है। ये किसी को नहीं पता, पर वो अपना बैग लेकर गई है। इसका मतलब है कि जल्दी नहीं लौटने वाली है, या पता नहीं लौटने वाली भी है या नहीं। वीर बिस्तर से उतरते हुए बोला, मैं ढूंढ लूंगा मॉम, इस दुनिया में कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ लूंगा। राजवीर उसे आवाज़ देते हुए बोला, उससे पहले जो अपने दोस्तों के साथ तुमने किया है उसे ठीक करो। ठक्कर पागल में बैठा है, पुलिस कंप्लेंट किए तुम्हारे अगेंस्ट। यहाँ से बाहर कदम रखोगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेकर जाएगी। वीर अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच चुका था। वापस अंदर की तरफ आकर कहता है, राघव ठक्कर ने पुलिस कंप्लेंट किया है? वीर का बोलने का टोन और लहजा देख माही राजवीर से बोली, कहाँ से लाता है आपका बेटा इतना एरोगेंट? मॉम प्लीज, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसने अपने कपड़ों में इधर उधर हाथ मारा तो उसे सामने टेबल पर अपना फ़ोन दिखाई दिया। उसने फ़ोन लिया, न्यूज़ ऑन किया। राजवीर और माही चुपचाप अपने बेटे के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस को देख रहे थे, जो हर न्यूज़ के साथ कभी दुख तो कभी हैरानी जता रहा था। कभी सच में आयत को इस तरह से बदनाम होता देख चेहरे पर दुख आ रहा था, तो कहीं पर राघव ठक्कर को बयान पढ़कर गुस्सा, और बिस्तर पर अपने मोबाइल को पटकते हुए बोला, कुछ ही घंटे में सब कुछ इतना कैसे बदल गया? जिंदगी बदलने के लिए एक पल काफ़ी होता है। वीर अब तुम्हारे ऊपर है, तुम किसे संभालते हो, अपने दोस्तों के साथ उस राघव ठक्कर और फिर आयत? राजीव बोला, नहीं डैड, पहले आयत, पहले आयत उसके बाद कुछ और। कहकर वीर उठा। माही चिल्लाती बोली, आयत को छोड़ दो उसके हाल पर। वीर पलट जाता है और माही को देखते हुए कहता है, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कह रही हूँ आयत को छोड़ दो उसके हाल पर। अभी अगर उसके पास जाओगे तो उसे और दूर हो जाओगे। उसे थोड़ा समय दे दो। उसके नाम को जो खराब किया है उसे ठीक करो, फिर उससे बात करना। राजवीर को भी उसकी बात सही लगती है और अपने मॉम डैड की बात सुनकर वीर भी उनकी बात मान लेता है। कुछ देर में वीर की जमानत हो जाती है और अस्पताल से निकलने से पहले अपने सभी दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। मोनालिसा वीर को देखते ही गुस्से से उसकी ओर बढ़ती है और वीर आगे जाकर मोनालिसा के गले लग जाता है।
सॉरी, अपने इस बेटे को माफ नहीं करेंगी आंटी? वीर गले लगे हुए बोला। तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज हॉस्पिटल में है। गलती उसकी भी थी और मेरी भी। आप पूछिए उससे। मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, और उसके लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ, कहकर वो मोनालिसा से अलग हुआ। रणविजय की ओर देखते हुए बोला, लेकिन तुझे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। रणविजय भी अभी हॉस्पिटल के कपड़ों में बेड पर बैठा हुआ था। रणविजय हाथ बढ़ाते हुए बोला, सॉरी, जानता हूँ गलती हमारी भी थी। वहाँ मौजूद एक एक इंसान से न सिर्फ पर्सनली उस वक्त ही नहीं, बल्कि पहले भी फ़ोन करके मैंने तुम लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आयत को मत इन्वॉल्व करना। वीर ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। जलन हुई यार तुझसे, चिढ़ गया था, रणविजय ने उदास होकर कहा। आई रियली लव हर, और मैं नहीं चाहता कि उसे ये पता चले। देखा, आज नाराज होकर चली गई मुझसे दूर। क्या? कहाँ गई? रणविजय थोड़ा सा सीधा कर बैठते हुए बोला, नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं इसी से डरता था रणविजय, और देखो आज वही हो गया। मोनालिसा वीर के हाथ को पकड़ लेती है। मैं भी आपका बेटा हूं ना आंटी। मेरे प्यार को छीन लिया मेरे दोस्तों ने मिलकर। वीर बोला, जल्दी ठीक हो जाना, मैं आता हूँ तुझसे मिलने, बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। वीर लगभग हर किसी से मिलकर बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था, और कोई वीर से उलझना भी नहीं चाहता था। अपनी गलती का एहसास वीर को भी था, और अपने दोस्तों से, इसलिए उसने माफ़ी भी मांगी उस सबसे। लगभग सब ठीक हो चुका था सिवाय ठक्कर के। राघव ठक्कर, वो अपनी बातों से टस से मस नहीं हो रहा था, और वीर के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेने को तैयार नहीं था। उनसे वो बाद में निपटने का सोच अब आयत की तलाश शुरू करता है, लेकिन आयत का कोई पता नहीं चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह उसने देख लिया था, पता लगाया जा चुका था, पर आयत इस समय कहीं नहीं थी। 2 दिन कसम कसमें बीत गए। एक दिन रात को अपने ऑफिस से आते वक्त वीर आयत के घर के पास रुक जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए ही आयत के बेडरूम की ओर देख रहा था। पूरे बंगले की लाइट चालू थी, आयत कमरे की थी। वीर ने सोचा शायद नौकरानी लाइट ऑन छोड़ दिया होगा, लेकिन तभी उसे अपने बेडरूम की गली में आयत दिखाई दी। उसने झट से खिड़की की तरफ अपनी नज़र कर दी। हाँ, ये आयत ही है, ये आ गई। वीर कार से बाहर निकला, लेकिन तब तक बेडरूम का लाइट और दरवाज़ा दोनों बंद हो चुका था। वो जैसे ही गेट तक पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। तुम जानते भी हो किसे मना कर रहे हो? वीर गुस्से में था। हमें माफ़ कर दीजिए सर, आयत बिटिया ने कहा है कि कुछ भी हो जाए आपको अंदर आने ना दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड डरते हुए बोला, दरवाज़ा खोलो, मुझे आयत से बात करनी है। कहकर वीर अपने दोनों हाथों से उसे लोहे के बने दरवाजे को पकड़कर जोर से हिलाया। वो चाहता तो कूद कर जा सकता था उस दरवाजे से, पर आयत को नाराज भी नहीं करना चाहता था। जब सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर माही और राजवीर को फ़ोन करता है। दोनों बाहर आते हैं। मॉम, आयत आ गई है, वीर ने खुश होकर कहा। माही ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जानती हूँ, बताया उसने मुझे। आपको पता था? वीर बोला। माही ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। और आपने मुझे बताया भी नहीं? माही वीर की बात को इग्नोर करके अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी वीर राजवीर से कहता है, डैड, अब आप मत कहिएगा कि आपको भी ये बात पता थी। राजवीर बहुत ही शांति में बोला, जानता था, आज सुबह ही आई है और सबसे पहले हमें मिलने के लिए बुलाया था। वाह डैड वाह, आप जानते थे कि मैं पागल हो चुका हूँ 3 दिन से उसको ढूंढते हुए, और आपको सुबह ही ये बात पता थी। इस वक्त रात के 11:30 बजे भी आपने मुझे ये नहीं बताया। वो तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। बेहतर है तुम भी उसे भूल जाओ। राजवीर अपनी बात बोलकर चला गया। वीर आयत की तरफ पलटकर उसके घर की खिड़की को देखते बोला, ये तो इम्पॉसिबल है डैड। आयत को खुद को नहीं भूलने दूंगा, ना मैं आयत को कभी भूल पाऊंगा। रही बात उसको मनाने की, तो ये कल से ही शुरू कर दूंगा। वो मुस्कुराया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। माही और आज भी जानते थे कि वीर आ चुका है, लेकिन वीर फिर भी घर तक नहीं आया था। नौकर से पता चला कि वीर अपनी गाड़ी में बैठा आयत के घर की तरफ देख रहा है। माही राजवीर से बोली, ये लड़का अगर कुछ करेगा तो आयत फिर से चली ना जाए। हम क्या कर सकते हैं माही? हम इन दोनों बच्चों की लड़ाई उन दोनों को ही लड़ने दो। वीर आयत के घर की तरफ देखते देखते अपने कल के पूरे प्लान को शेड्यूल कर चुका था। यहाँ अपने बिस्तर पर लेटी आयत अपने मोबाइल में अभी उन आर्टिकल्स को पढ़ रही थी जो उसके और वीर के बारे में 3 दिनों से छप रहे थे, जिसमें किसी ने उसे धोखा देने वाली गर्लफ्रेंड कहा था, तो किसी ने धोखा खाने वाली गर्लफ्रेंड टैग किया था।
प्यार महज ही कुछ दिन का ही क्यों ना रहा हो, लेकिन जब टूटता है तो दुख बहुत गहरा देता है। और यही हाल अभी आयत का था। वो तो बिना शर्त चाहने लगी थी वीर को, और ये आज से नहीं था। वीर उसे भी हमेशा ही अच्छा लगता था, बस उसकी बातों पर वो उससे लड़ जाया करते थे, और आज उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। इस वक्त सोशल मीडिया पर अपने बारे में पढ़ते पढ़ते आयत के अंदर वीर के लिए गुस्सा और बढ़ रहा था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि कैसे विश्वास कर लिया उसने वीर की बातों का। कुछ दिन में इतना हक कैसे दे दिया उसने वीर को कि वीर ने उसे पूरी जिंदगी ना भूलने वाला गम दे दिया। लेकिन एट द एंड आयत बदनाम हो चुकी थी वीर की एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में। वो 3 दिनों के लिए यहाँ से चली गई, जरूर गई थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने तो कोई गलती नहीं की, फिर वो क्यों भागे और अपना मुंह छिपाए। और यही सोचकर वो वापस आ गई। यहाँ वीर अपने प्लान में लगा हुआ था। उसने अपना फ़ोन निकाला और 4-5 जगह पर फ़ोन लगा दिया। सुबह 6 बजे आयत की नींद अपने नाम के सुर के साथ खुली। आयत आयत आयत, लगातार मानो सैकड़ों उसका नाम चिल्ला रहे हो। आयत अपने बेडरूम की गैलरी से बाहर आती है। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। लगभग 500 लोग उसके बंगलों के बाहर खड़े थे। इसमें पुलिस वाले भी थे तो मीडिया की भी गाड़ियां थीं। अपने ब्लैक कलर की हुडी की कैप अपने सर पर लगाए वीर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाले आयत की खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आयत को देखते ही कुछ मीडिया वाले वीर के पास आते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। क्योंकि आयत दूर थी इसलिए वो सुन नहीं पा रही थी। आयत अपने कमरे में आई और अपना चश्मा लिया। अपने चश्मे को पहनकर और गैलरी में खड़ी होकर उनसे भी बैनर्स को पढ़ने की कोशिश करने लगी। आयत, मुझे माफ़ कर दो। आयत, मर रहा हूँ तुम्हारे बगैर। आई नीड यू आयत। आई लव यू आयत। गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। जाने क्या क्या उन बैनर्स पे लिखा हुआ था। सभी उस होल्डर को आयत की तरफ दिखाकर मुस्कुरा रहे थे। आयत अपने कमरे में आई और अपना फ़ोन लिया, और इस वक्त आयत कॉफ़ी पीते हुए वीर के इंटरव्यू के ऊपर देख रही थी, जिसे वीर ने किस तरह से गलती की वो खुलकर अपनी गलती बता रहा था। अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाने के बाद भी वो कह रहा था अपनी शर्मिंदगी को अपने दोस्तों से आयत को पटाने की शर्त के साथ साथ वो एक्सेप्ट कर रहा था कि अपनी गलती को वो उसे सच में प्यार करने लगा था, और उसका प्यार झूठा नहीं था। अपने पर्सनल लाइफ को हमेशा ही पर्सनल रखने वाला वीर आयत को सीधे सीधे अपनी बात नहीं कर पा रहा था, और इसलिए उसने इंटरव्यू में अपने पर्सनल बातों को भी साफ कर दिया। आयत अपना फ़ोन बंद कर रख देती है। दोपहर में जब उसने बाहर देखा तो पूरा सुनसान था। वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई, पर अपना काम नहीं कर पा रही थी। ये बात मीडिया के सामने आ गई। न सिर्फ मीडिया वाले बल्कि सोशल नेटवर्क साइट पर हैशटैग आई लव आयत ट्रेंड करने लगा था। आयत का कहीं आना जाना अब मुश्किल हो गया था। बातें सुलझी तो नहीं, लेकिन आयत के लिए मुसीबत है। अब आयत घर से बाहर निकल भी नहीं पा रही थी। उसे देखते ही मीडिया वाले सवाल करने आते थे, और नहीं तो अनजान इंसान भी आकर उसे वीर को माफ़ कर देने की सलाह देकर चला जाता। लगभग 4 दिन के बाद वीर अपने बंगलों की 4 दीवारी से आयत के बीच के उसे एक दीवार को कूद कर आयत के बंगले में आता है। वो आयत के घर के अंदर गया तो देखा कि आयत किचन में इस वक्त कुछ बना रही थी। भूख तो मुझे भी लगी है, जब से तुम नाराज हुई हो कुछ खाया नहीं है ढंग से। वीर की आवाज़ कान में पड़ते ही आयत के हाथ, जो इस वक्त कढ़ाई में कलछी से कुछ कर रहे थे, वो रुक जाता है। वो पलटकर वीर की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वीर आगे आता है और आयत को अपनी तरफ घुमाता है। माफ़ कर दो, सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सर तो दूसरे दिन ख़त्म हो गई थी, जिस दिन तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब ज़िंदगी में सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। आयत उसकी आंखों में देख रही थी, सच या झूठ वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। इन्हीं आंखों ने तो उसे अभी धोखा दिया था, और यही आंखें आकर फिर से आ गई थी उसके पास, दोबारा से उसे धोखा देने, या सच में इस बार अपना प्यार मांगने। ये वो नहीं जानती थी। आयत अपने इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी जब उसे कुछ जलने की बदबू आई। उसने अपनी दूसरी तरफ देखा। कढ़ाई में जो नूडल्स जल रही थी वो पूरी तरह से जल चुका था। वीर ने गैस को बंद करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। वीर, मेरे घर से बाहर निकलो। अपनी नज़र को झुकाए हुए आयत धीरे से बोली, अब नहीं जाऊंगा कभी मैं तुमसे दूर। तुम चाहो तो भी नहीं। अपनी गलती को मैं कभी नहीं दोहराता, ये बात तुम भी जानती हो। मुझे माफ़ कर दो आयत। पूरी दुनिया के सामने तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, अब भी मांग रहा हूँ, चाहे तो पूरी ज़िंदगी मांगता रहूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपना लो मुझे। मुझे तुम्हारा वही प्यार चाहिए जो
इन दिनों में मेरे लिए था। आई रियली लव यू आयत। आयत ने अपनी नजरें ऊपर की और वीर की तरफ देखा। वो थोड़ा सा हंसी और बोली, तुम्हारा चेहरा हमेशा ही मुझे धोखा दे देता है, देखो इस बार भी धोखा दे रहा है। आयत को अपने करीब खींचते हुए वीर कहता है, नहीं, अब ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, मरते दम तक ही वफा करेगा। तुम्हारे साथ एक चांस आयत, सिर्फ एक चांस, प्लीज, चाहे तो कल पूरी मीडिया के सामने कान पकड़कर तुमसे माफी मांग लूंगा। तुम्हें लगता है कि अब मैं कभी तुम पर भरोसा कर पाऊंगी? आयत ने अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, प्लीज आयत। वीर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जिससे कि आयत को मना सके, लेकिन वीर, मैं नहीं भूल पा रही हूँ तुम्हारे इस धोखे को। कैसे भूल जाऊँ बताओ? आयत की आवाज़ रूड होने लगी थी। आयत की आवाज़ के उस कंपन को वीर महसूस करते हुए उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थामते हुए बोला, पहली बार तो नहीं सताया तुम्हें? पहली बार तो नहीं हमारे झगड़े हुए? अरे हम तो जब से मिले हैं हमने सिर्फ लड़ाइयाँ की हैं, हमेशा एक दूसरे का सर फोड़ने पर तैयार होते थे। तो समझ लो एक और झगड़ा हो गया हमारे बीच। तुम लड़ती थी ना मुझसे तो लड़ लो, मारती थी ना मुझे तो मार लो, पर भूल जाओ ये कि मैं अपने कदम पीछे करूँगा। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है वीर, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल। कितने सपने देखे थे मैंने इन 10-15 दिनों में। मैंने 10-15 साल जी लिए थे, जैसे शादी, हनीमून, बच्चे, फैमिली, सब कुछ जैसे प्लान कर लिया था मैंने। अभी भी लेट नहीं हुआ ना आयत? अभी भी लेट नहीं हुआ। वीर को जैसे एक हौसला मिला हो। उसने आयत के हाथ पकड़कर अपने घुटने पर बैठते हुए कहा, आयत खुराना, अपनी सभी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरे प्यार को स्वीकार कर लो और मुझसे शादी कर लो। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी तुमसे हुई तो तुम मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दोगे। आयत बोली। वीर मुस्कुराते हुए बोला, जहन्नुम क्या होता है ये तुमसे तुम्हारे रूठने के बाद जाना हो। आज समझ में आता है कि जब प्यार होने के बाद तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास ना हो तो कैसा लगता है। आयत खुराना, विल यू मैरी मी? आयत अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वीर भी उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, अब नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। और उसका क्या, अगर शादी के बाद मुझे धोखा दिया, शादी के बाद अगर परेशान किया मुझे तो नहीं करूँगा। तुम जो कहो बिल्कुल वही करूँगा। सोच लो, फिर कहीं बाद में मुकरे तो? तुम जानती हो ना मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम पेपर बना सकता हूँ और उस पर साइन कर दूंगा। तुम्हारी सभी बातें मुझे मंजूर होंगी। आयत के चेहरे पर वीर की बातें सुनते ही हंसी आ गई। इडियट, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगे मुझसे? नहीं, शादी पक्की वाली, लेकिन सारी शर्तें तुम्हारी मानूंगा। बोलो, करोगी शादी? आयत थोड़ा सा मुस्कुराई और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वीर के लिए तो मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उससे मिल गई हो। वो झट से आयत को अपने करीब खींचता है और उसे अपने गले से लगाते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। आयत इस वक्त घुटने तक अपने पैरों को मोड़ रखा था और उसके हाथ इस वक्त वीर के कंधे पर थे। अपने चेहरे को वीर की तरफ झुकाए उसके आंखों में देख रही थी। बस, अब मुझे चक्कर आ रहा है, बस करो वीर, बस करो वीर। वीर आयत को नीचे उतारता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, मैं अभी सारी तैयारी करवाता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, आयत ने कहा और उसके गले लग गई। लेकिन याद रखना, इस बार अगर धोखा दिया तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वीर उसके हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर से बाहर लाते हुए बोला, अब तो मर जाऊंगा लेकिन यह हाथ नहीं छोड़ूंगा। वीर और आयत को हाथ पकड़कर एक साथ बाहर जाते देख सारे सिक्योरिटी गार्ड हैरान थे, क्योंकि घर में वीर को आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। एक बोला, वीर साहब कब आए? दूसरा बोला, हमें क्या पता, हमें तो लगा तुमको पता होगा, मैं भी तो तेरे ही साथ था। सब जाते जाते अंत तक वीर को ही देख रहे थे। वीर आयत को लेकर अपने घर आया और अपने घर के अंदर एंटर करते ही उसने सभी को आवाज़ देना शुरू किया, मॉम, दादी, दादा, बुआ जी, पापा, कहाँ हैं आप सभी? अभी सब अपने अपने कमरे में या फिर अपने अपने काम में लगे हुए थे। वीर की आवाज़ सुनकर बाहर आते आयत के हाथ में वीर का हाथ, दोनों बंधे हुए हाथ को देखकर सभी को हैरानी हो रही थी। आयत और वीर सबकी ओर हैरान नज़रों से देख भी रहे थे और ये समझ भी पा रहे थे कि क्यों इस तरह से उन्हें क्यों देख रहे हैं। माही सोफे पर बैठकर और राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये सच है?
राजवीर माही को देखकर मुस्कुरा दिया और वीर की ओर देखते हुए बोला, ये सब क्या है वीर? डैड, हम शादी करना चाहते हैं। सरिता वीर की ओर बढ़ते हुए कहती है, अभी सुबह तक तो तुम दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे और अब शादी? अब सब ठीक है, आप बताइए कब शादी करवाएंगे हम दोनों की? दोनों सुधा जी तो मानो खुशी के मारे बावली सी हो गई थी। क्या होगा इन लोगों का? क्या इन लोगों की शादी हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।